विद्युत धारा किसी चालक विलयन से होकर गुजरती है तो क्या संभावित प्रभावित होते हैं? उपरोक्त सभी विलयन गर्म हो सकता है जिससे वाष्पीकरण होने की संभावना हो सकती है। इलेक्ट्रोड पर गैस बन सकती है जो बुलबुले के रूप में दिखाई देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग बदल सकता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। सही बात है। एक चुंबक की ध्रुवों को अलग करके एकल ध्रुव बनाया जा सकता है। नहीं, गलत है। एक चुंबक अन्य चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। सही है। 1 और 3 सही है। द्वितीय समूह के मूलकों का विश्लेषण करते समय HCl की उपस्थिति H2S गैस प्रभावित की जाती है। यह HCl के स्थान पर HNO3 और H2SO4 प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? यह अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर को ऑक्सीकृत कर देता है। सूर्य की प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है जबकि चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होता है। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। दो प्रतिरोधक का इतना और इतना जुड़े हुए संयोजन में तो बैटरी जोड़ा जाता है तो इसका मान होगा इतना। बेकिंग पाउडर NaHCO3 होगा, NaHCO3 और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl तो 1 और 3 आंसर होगा। बाद बाकी सब गलत है। बेकिंग सोडा का NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक सूत्र है। विनेगर का CH3COOH एसिडिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl Cl कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चौक का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न से सही कथन का चुनाव करिए। थर्मोप्लास्टिक को बार बार सांचे में डाला जा सकता है। सही बात है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का सूत्र होती है। परिभाषा पॉलीमर अणुओं को लंबी दोहराई जाने वाली श्रृंखला से बने पदार्थ है। अणुओं के बंधन के प्रकार के आधार पर सामग्री में अद्वितीय गुण होते हैं। कुछ पॉलीमर रबर और पॉलिएस्टर की तरह झुकते और खींचते हैं। अन्य कांच और प्लास्टिक के सख्त होते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर और मानव निर्मित पदार्थ है। थर्मोप्लास्टिक वे पॉलीमर है जिन्हें गर्म करने पर वर्गीकृत किया जा सकता है और विभिन्न आकारों में सुधार किया जा सकता है। इसका उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जिसे बोला जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पॉलीमर है जिन्हें गर्म करने पर विकृत नहीं किया जा सकता। वे नए आकार पर फिर से ढाला नहीं जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक है जो कार्य करने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाते हैं। प्रारंभ में एक तरल अवस्था में होता है। जब गर्म किया जाता है तो ये बहुलक इकाइयों को क्रॉसिंग करके वे संयोजित बंधन बनाता है और कठोर हो जाता है। उदाहरण के लिए बेकालाइट, एपॉक्सी रेजिन, मेलामाइन आदि। जल का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। गलत है। जाइलम के माध्यम से। जाइलम जल और खनिज का परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधे में श्वसन पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन के उत्पादन करता है। 2, 3, 4 सही आंसर होगा। जाइलम जड़ से पौधे के बाकी हिस्सों तक पानी और खनिज का परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधे में श्वसन पत्तियों में होता है जहां ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज की ऊर्जा को तोड़ने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। कथन एक गलत है क्योंकि जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से नहीं होता है, फ्लोएम के माध्यम से। जाइलम के माध्यम से होता है जबकि फ्लोएम के माध्यम से नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ों से पूरे पौधे में पानी और घुलनशील खनिज पोषक तत्वों का परिवहन करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन मुख्य रूप से ग्लूकोज और शर्करा को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश का उपयोग करके खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। मुख्य रूप से पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है। श्वसन एक उपापचय प्रक्रिया है जहाँ कोशिका ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए शर्करा को तोड़ती है और पौधे की कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पौधे परिवहन प्रणाली पौधे के विभिन्न भागों में पानी, खनिज और पोषक तत्व की गति को शामिल करता है। पौधे की वृद्धि और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। सही है। धारावी तार का चुंबक का व्यवहार अस्थायी होता है और धारा रुकने पर समाप्त हो जाता है। सही है। तारों में विद्युत धारा प्रवाहित करके अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। S1 और S2 सही है। S1 और S2 सही है। विद्युत चुंबक तत्व किसी
जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे तार चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अस्थायी चुंबक। किसी तार में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रवाह अस्थायी होता है। यह केवल तब तक मौजूद रहता है जब तक धारा प्रवाहित होती है और धारा रुकने पर समाप्त हो जाते हैं। अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक आमतौर पर लोह, कोबाल्ट और निकल जैसी लोह चुंबकीय पदार्थ के उपयोग करके बनाए जाते हैं। तारों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने से सामग्रियों को चुंबकित किया जा सकता है, लेकिन केवल इस प्रक्रिया से आमतौर पर अस्थायी चुंबक नहीं बनाते हैं। इसके बजाय अस्थायी चुंबक बनाने में आमतौर पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गर्म करने और ठंडा करने जैसी विशिष्ट रूप शामिल है। बाहरी ज्वलन स्रोत के बिना सहज दहन हो सकता है। कुछ पदार्थ अपने ज्वलन ताप तक पहुंचने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से प्राप्त ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ए आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। स्वतः दहन एक ऐसी घटना है जहाँ कोई पदार्थ बाहरी ज्वाला, चिंगारी या जलन स्रोत की आवश्यकता के बिना प्रज्वलित होती है। यह प्रक्रिया वास्तव में कुछ शर्तों के तहत हो सकती है। प्रदान किया गया है। इस कथन का सही स्पष्टीकरण यह है कि दहन क्यों होता है। इसका कुछ पदार्थ ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से गुजर सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा तक करती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न ऊष्मा पर्याप्त रूप से नष्ट नहीं होती है तो यह जमा हो जाती है। यदि ऊष्मा पदार्थ के ताप को ज्वलन बिंदु बढ़ा देती है और यदि पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है तो पदार्थ स्वचालित रूप से जल उठेगा। धातु रहित ऑक्साइड के क्षारक के साथ अभिक्रिया कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। धातु रहित ऑक्साइड के क्षारक के साथ अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। धातु रहित ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। दोनों सही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जैसे आधात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। CO2 और SO2 जैसे आधात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, जो लवण और जल बनाते हैं, जो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। कथन 1 सही है क्योंकि यह आधात्विक ऑक्साइड और क्षार के बीच औदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। कथन 2 सही है क्योंकि आधात्विक ऑक्साइड वास्तव में प्रकृति में अम्लीय होते हैं। आधात्विक ऑक्साइड जो होता है ना, वास्तव में प्रकृति में अम्लीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और जल बनाना शामिल है। अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल से क्षार में प्रोटॉन हस्तांतरित शामिल होता है। इन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल और लवण का निर्माण होता है। आधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सामान्य अत्यधिक ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड सामान्य जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया अम्ल के क्षार गुण पढ़ लीजिएगा। कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है। CHO एल्डिहाइड में मौजूद होता है। एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक का एक वर्ग है जिसमें एक कार्बनिक परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक दोहरा अबंध और एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक एकल अबंध और एक अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह के साथ एक एकल अबंध साझा करता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दोहरा अबंध सभी एल्डिहाइड की विशेषता और इसे कार्बोनिल समूह के रूप में जाना जाता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्वासी 3 का बी ये आंसर होगा। तो 1 का डी हो जाएगा। प्रोटीन की कमी क्वासी ओकर का प्रोटीन की कमी से होता है। कमज़ोर अस्थि और पेशियाँ कैल्शियम की कमी से होता है। कौन सी प्राणी मुकुलन द्वारा क्वाशियोका या कैलोरी की कमी के साथ प्रोटीन की कमी के कारण होता है। 1 वर्ष में कम उम्र के बच्चे में मां के दूध के स्थान पर कम प्रोटीन वाले बच्चे की कैलोरी वाले आहार के कारण होता है। प्रभावित मस्तिष्क का मंद विकास, अंगों का पतला होना, मांसपेशियों का कमजोर होना और शरीर के अंगों में सूजन। कौन सी प्राणी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा अलैंगिक जनन में एक अकेला जीव जंतु पैदा
एक अकेला जीव संतति पैदा करने में सक्षम होता है। अलैंगिक जनन में जो संतति पैदा होता है वह न केवल एक दूसरे के समान होती है बल्कि वे उनके जनक की सटीक प्रतियां होती हैं। उनमें क्लोन का भी उपयोग किया जाता है जो रूपात्मक और आनुवंशिक रूप से समान जीवों को वर्णन करता है। अलैंगिक प्रजनन 5 विभिन्न विधियों से होता है। 5 विभिन्न खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और पुनर्जनन। कायिक अलैंगिक प्रजनन 5 विभिन्न विधियों से होता है। खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, पुनर्जनन, कायिक प्रबंधन। मुकुलन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। मुकुलन में जनक जीव के काय का एक छोटा सा हिस्सा कली के रूप में विकसित होता है जो अलग हो जाते हैं और जीव बन जाते हैं। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन अलैंगिक प्रजनन देखा जाता है। ये अलग जीवों के रूप में रहते हैं। छोटी नई कली जनक हाइड्रा के काय के अलग हो जाती है। जनक हाइड्रा कोशिका के केंद्रक में 2 भागों में विभाजित हो जाता है और केंद्रक का एक भाग कली में चल जाता है और हाइड्रा में सबसे पहले कली कोशिका भित्ति दिखाई देता है।